various provisions act. Next one is the Payment of Bonus Act, Payment of Gratuity Act and Employees Compensation Act. I think ये हम लोग ने last time पे कर लिया था. Yes. And we have to start from contract labor. एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है उसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में आपने कहा था मल्टीप्लाई बाय प्राइम टैक्स नहीं ये था प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन वो नहीं लेते रेलेवेंट फैक्टर वही है मैम आपने कहा नो मैम जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन था अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर यही बोल रहे हो ना ये नीचे दिया फिर रेलेवेंट फैक्टर higher the compensation lower the higher the age lower the compensation हाँ यही है रेलेवेंट फैक्टर देखो लिखा था रेलेवेंट फैक्टर स्पेसिफाइड देखा तो ये कह रहे हो एज फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहां पर वो वही है ठीक है और कोई डाउट चलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे आइए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट नाउ अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है क्या हम लोग ने जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में भी देखा था और एक एक्ट में और देखा था कि डायरेक्टली भी लेबर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी इनडायरेक्टली कैसे एम्प्लॉय करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नाउ एक होता था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एक होता था इमीडिएट एम्प्लॉयर जो मेन एम्प्लॉयर है जो कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉय करता था वो कौन होता था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर कौन होता था इमीडिएट एम्प्लॉयर ठीक है यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपने लेबर्स के लिए क्या फैसिलिटीज दे रखी है आई अंडरस्टैंडिंग हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे कि एक मेन एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय कर रहा है डायरेक्टली या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस केस में तो ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर आ रही थी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर ये एक्ट प्राइमरीली किसके लिए बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी वो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने अंडर लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं और उनको किसी और के यहाँ लगवाते हैं ठीक है तो ये एक्ट बेसिकली किसके लिए बनाया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तो देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच देखो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as contract labor. तो लाइन ध्यान से समझो कह रहे हर वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड थे किसकी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह यानी वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने अपने अंडर किसको रख रखा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को एवरी कॉन्ट्रैक्टर दूसरा देखो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और हु हैज एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months 20 or more वर्कमेन कॉन्ट्रैक्टर के आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर्स को लाता है और किसी और क्या काम करवाता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर ठीक है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर्स को एम्प्लॉय किए हुए हैं ये एक्ट जरा देखो किसके ऊपर लग रहा है कह रहे उन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर जिन्होंने 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय किए हुए हैं या फिर उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिनके यहाँ 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं कुल मिलाके दोनों के हिसाब से समझो बेनिफिट्स किसको मिल रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यानी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर लगा हो या वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर लगा हो ये एक्ट बेनिफिट दे रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को आप समझ आए एक्ट का प्रोविजन क्या है चलिए ऑब्जेक्ट देखिए क्या है टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स and to provide for its abolition in certain circumstances and for matters connected therewith कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को किन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एम्प्लॉय किया जाएगा और कुछ टर्म्स कंडीशंस है कुछ एस्टैब्लिशमेंट है या कुछ काम है जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखना अलाउड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखना अलाउड नहीं है इसका मतलब समझे क्या होगा कि आपको उन वर्कर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉय करना पड़ेगा मतलब इसका अच्छा लॉजिक समझो तब आपको शायद थोड़ा समझ में आए व्हाट इज द डिफरेंस बीइंग हमने एम्प्लॉइज को डायरेक्टली रखा है और हमने एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा है देखिए अगर हमने एम्प्लॉइज को डायरेक्टली रखा है तो वो हमारे रोल्स में होंगे वो हमारे एम्प्लॉय माने जाएंगे और अगर वो हमारे एम्प्लॉय माने जाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे लेबर लॉ लग जाएंगे तो बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स क्या करने लग गए थे उन्होंने कहा हम अपने यहाँ कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय रखेंगे ही नहीं अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉय कोई नहीं होगा तो हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे हम अपने यहाँ वर्कर से काम तो करवाएंगे
किया है तो आपको उन्हें भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये एक्ट बना है। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ओनली बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमने आपको बताया था लेबर लॉ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट करना है, अबॉलिश करना है, पहले तो इस लाइन का मतलब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उस इंडस्ट्री में अबॉलिश करना है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, अगर उन्हें वर्कर रखने हैं तो डायरेक्ट वर्कर रखें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को नहीं रख सकते। कह रहे ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कौन पास कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। Only by appropriate government through issue of notification after consultation with the board can prohibit the prohibition of employment of contract labor, ठीक है। तो अगर प्रोहिबिशन करना है तो ये अथॉरिटी उन्होंने किसको दी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रिवोकेशन से पहले ये समझो रजिस्ट्रेशन किस चीज का है। ये कह रहे हैं अगर आपकी फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, या अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके पास 20 या 20 से ज्यादा वर्कर है, तो आपको इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि हमारे अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड हैं और तभी हमारे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इसको कहते हैं लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन। हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और अगर हमने वो लाइसेंस नहीं लिया तो हम अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इन अ नटशेल यू कैन से अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। उसके रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो रिवोकेशन में रिवोक कब हो जाएगा, when obtained by misrepresentation or suppression of material facts after opportunity to the principal employer। इन्होंने टूटी लाइन लिखी, आपको समझ में आई? कह रहे इन्होंने जो लाइसेंस लिया होगा, अगर वो लाइसेंस इन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देके लिया है, मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके लिया है, तो इनके उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देंगे। लेकिन रिवोक करने के पहले क्या करेंगे बताओ, what is this opportunity of being heard। वही चीज देखो लिखी अगले पॉइंट में जो अभी हमने आपको बताया, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हु इज एंगेजिंग 20 और मोर देन 20 वर्कर्स एंड ऑन डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी, ठीक है, रिक्वायर्ड फी जमा करके उनको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस, और वो लाइसेंस एक स्पेसिफाइड पीरियड तक वैलिड रहेगा। तोड़ की लाइंस लिखी, आपको मतलब समझना पड़ेगा अपने आप। अगर लिखा है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और उसके अंदर लिखा है इंगेजिंग 20 और मोर देन 20 वर्कर एंड ऑन डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिट फी, इसका क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपको लाइसेंसिंग, अगर आप 20 या 20 से ज्यादा वर्कर रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस के लिए आपको एक फीस जमा करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट लिखा है वैलिड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, इसका मतलब है वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर अ सर्टेन पीरियड। फिर देखो अगली हेडिंग भी वही है, रिवोकेशन और सस्पेंशन और अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस। आगे समझ में, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया था, अगर आप उन शर्तों को नहीं मान रहे हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल। When obtained by misrepresentation or suppression, failure of the contractor to comply with conditions or contraventions of the act, क्या होगा इन दोनों कंडीशंस पर, इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कुछ बच्चे छूट गए हैं पीछे, अब नहीं पकड़ पाएंगे ये चैप्टर, तो कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, शुरू हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, सब चला गया, अब ये बीच से आप पिकअप नहीं कर पाएंगे, तो अब ये छोड़ी तो बेटा अगला एक्ट आएगा, वहां से ध्यान लगाइएगा। बीच में चलती हुई बस नहीं पकड़ी जा सकती, तो अब आप छूट गए, अब जहां जहां है वही कंप्लीट कर लीजिए। समझ आई कि क्या बोला, जिस सपने में थे, ख्यालों में जिससे बात कर रहे थे, वो एक तो कंप्लीट हो काम कम से कम, ठीक है, वो कंप्लीट कर लीजिए, अगला एक्ट आएगा तो हम बता देंगे, तब से ध्यान लगाना, ठीक है। ओके, वेलफेयर मेजर्स टू बी टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर, यही कुछ वेलफेयर मेजर्स थे जो आपने फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़े थे। फैक्ट्रीज एक्ट में वो अपने लेबर्स के लिए वेलफेयर मेजर दिया था। बताओ कॉन्ट्रैक्टर ये वेलफेयर मेजर किसके लिए लगा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। Contract labor either 100 or more employed by a contractor for one or more canteen shall be provided and maintained। लैंग्वेज देख रहे हो, लैंग्वेज को
देख के आपको नहीं लगता आपको सेटिंग अप के नंबर काटने चाहिए? मतलब ये लैंग्वेज अगर आपने लिखी होती, लैंग्वेज देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ईदर 100 और मोर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 1 और मोर कैंटीन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैंटीन मिल रखा है, शैल बी प्रोवाइडेड, मतलब बताओ क्या है, कहना क्या चाह रहे थे? जैसे फैक्ट्रीज एक्ट था, इनकी लाइन पढ़ के लग रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैंटीन के लिए रखा था। एनीवेज, फर्स्ट एड फैसिलिटीज क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं, पॉइंट मतलब लिखा कैसे देखो, फर्स्ट एड फैसिलिटी, नंबर ऑफ रेस्ट रूम एज रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट एड फैसिलिटी और फर्स्ट एड बॉक्स याद है फैक्ट्रीज है वही 150 के बीच में फिर कह रहे रेस्ट रूम भी प्रोवाइड कर, अगला पॉइंट पूरी करो, डाउट नहीं बताएंगे, लॉज अग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट नॉट परमिसिबल, समझो क्या कह रहे हैं, लॉज और अग्रीमेंट हमसे जुड़ी किसकी बात, कौन बात कर रहा था भाई, आप सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ हम ही को बोलने लग गए, हम नहीं बात कर रहे, लॉज अग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट नॉट परमिसिबल, आगे लाइन समझ में, कह रहे हैं अगर आपने कोई लॉ बनाया, कोई अग्रीमेंट किया, स्टैंडिंग ऑर्डर समझते हो, जब कोई एम्प्लॉई एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन करता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ जब तक कोई एम्प्लॉय काम करेगा तब तक उसके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे रहेंगे। अब ये बताओ, अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ, अगर कोई ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर है जो इस एक्ट के अगेंस्ट है, ये एक्ट ये कह रहा है कि 100 से ज्यादा वर्कर होंगे तो कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, लेकिन उस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से एक अग्रीमेंट साइन कराया है कि तुम लोग 1000-2000 क्यों ना हो जाओ, कैंटीन तो हम नहीं बनवाएंगे, ठीक है। अब बताओ उसका अग्रीमेंट प्रिवेल करेगा कि एक्ट प्रिवेल करेगा, ये लिखा है देखो, कह रहे लॉज अग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट अगर है तो वो नॉट परमिसिबल है। अच्छा एक और बात बताओ, अगर मान लो एक्ट ये कहता है 100 या 100 से ज्यादा वर्कर है तो कैंटीन बनवानी पड़ेगी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हमारे यहाँ 10 वर्कर होंगे तो भी कैंटीन बनवा लेंगे, कैंटीन का हमारा भी बड़ा मन करता है। अब बताओ हो सकता है एक्ट से फेवरेबल प्रोविजन हो सकता है लेकिन अनफेवरेबल प्रोविजन नहीं हो सकता। लाइन देखो क्या लिखी थी, unless the privileges in the contract between the parties are more favorable, कहाँ आर का दिख गया आपको, क्या unless the privileges in the contract between the parties are more favorable than that prescribed in the act, such contract will be invalid and worker will continue to get more favorable benefit. I think now it is clear, ठीक है। तो अगर एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं, इनके अग्रीमेंट में कुछ प्रोविजंस हैं, अगर अग्रीमेंट के प्रोविजंस एक्ट के प्रोविजन से बेटर हैं तो किसके लगेंगे, अग्रीमेंट के, और अगर अनफेवरेबल है तो किसके लगेंगे, एक्ट। ओके, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू इंश्योर प्रोविजन फॉर कैंटीन, ये वही पॉइंट है, कह रहे हैं जो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सोचो कौन हुआ, जिसके यहाँ एम्प्लॉय हो रहे हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का पॉइंट यहाँ क्यों दिया है, नाउ आई वांट टू सी आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ थोड़ा अच्छे से आंसर दे, हाँ बताइए। क्योंकि मैम जो अल्टीमेट वर्किंग जो लेबर सी वो तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ओके, अब बनी लीगल आंसर दो, वेजेस भी वही पे करते हैं। अच्छा लीगल आंसर मैम, क्योंकि मैम जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मैम वो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है इसलिए क्योंकि जो मैम जो लेबर हायर करे वो कॉन्ट्रैक्टर ने करे, जो लेबर लॉस लगे वो कॉन्ट्रैक्टर। और मैम प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, हाँ ओके, और बताते चले जाओ लाइन से सब। आई वांट एन आंसर फॉर दिस। कुछ बच्चों को फिलहाल समझ नहीं आ रहा वो सब ठीक है, पूछा क्या है हम बताएंगे बेटा, हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना। ये कह रहे हैं लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है कि उनको कैंटीन रेस्टरूम बनाना पड़ेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्यों बनाना है, तो एक चांस मिल गई है, एक चांस ये होगी। क्योंकि वो सारे जो एम्प्लॉयज है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है या बाकी, वो सारे उसकी वर्कस्पेस का काम कर रहे हैं, तो उस पे अच्छा, और मैम मेन प्रोविजन लग तो इसी के ऊपर है, फैक्ट्री सारा काम तो ये सब करवाएगा। हम बार बार एक ही लाइन आपसे बोल रहे हैं लीगल प्रोविजन ढूंढ के बताओ, हमको समझाने वाले आंसर ना बताओ।
लोगों को समझ नहीं आया हुआ क्या? हाँ, ये समझाने वाले आंसर आपके, क्योंकि वो काम तो वही कर रहा है, क्योंकि वेज समझा क्यों रहे हो यार? Being a law student, you have to quote the provision, that's it. अगर आप प्रोविजन लॉ का कोट करते हो ना, उसके बाद ये समझाने में दिमाग खत्म, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट कह रहा है, एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट इज नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट इज फॉर एनी पर्सन, कह रहे एनी एस्टैब्लिशमेंट जो 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेवल लगाए हुए हैं, तो ये बेसिकली कौन हुआ? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, बस हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। अब ये जो भावनात्मक बातें आप बताते हैं, इमोशनल, काम तो वही कर रहा है, वेजेस तो वही देगा, हो तो वही रहा है, ये सब नहीं चाहिए लॉ में। लॉ में आप प्रोविजन कोड करिए, इस सेक्शन के इस प्रोविजन के हिसाब से ये लिखा है, बस बात खत्म वहीं पर। आगे बात इतने बात बोलते पढ़ के बता दो क्या हुआ, इतने देर में आपको समझ आएगा। इसलिए प्रिंसिपल एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी में 2 पॉइंट्स थे, पहला नॉर्मल प्रिंसिपल एम्प्लॉय के लिए और दूसरा किसके लिए था? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। चलो एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट आइए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज और टू मेक डिडक्शंस। ऑब्वियसली अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किससे रिकवर कर लेगा? कॉन्ट्रैक्टर से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो लेबर किसके थे? कॉन्ट्रैक्टर। तो प्राइमरी फैसिलिटी तो जैसे कैंटीन फैसिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर काम कहाँ कर रहे हैं? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा देगा, लेकिन वो उस फैसिलिटी के बेनिफिट्स अमाउंट किससे रिकवर कर लेगा? कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, समझ आ गया? कौन सा एक्ट चल रहा था ये? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब देखो इन्होंने फॉर्म्स वगैरह बताए हैं, कह रहे रजिस्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कह रहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर को देखो कौन से रजिस्टर बनाने हैं? वर्कर का रजिस्टर बनवाना पड़ेगा, टू इशू एन एम्प्लॉयमेंट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट कार्ड समझिए जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होता है, एंड टू इशू सर्विस सर्टिफिकेट टू एवरी वर्कमैन। यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर के डिटेल लिखेगा, और एम्प्लॉय के डिटेल किसके पास होंगे? एम्प्लॉय की डिटेल किसके पास होगी? कॉन्ट्रैक्टर के पास, और कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल कौन मेंटेन करेगा? प्रिंसिपल। उसके बाद में देखो ये कुछ फॉर्म्स हैं, मस्टर रोल्स। मस्टर रोल समझते हो? एम्प्लॉय रोल, जिसमें सारे एम्प्लॉय जो आप यहाँ काम करते हैं उसका लिस्ट दिया होता है। मस्टर रोल, वेज रजिस्टर, डिडक्शन रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर, ये सारे अलग अलग रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मस्टर मेंटेन मस्टर रोल, जैसे वेज रजिस्टर, मस्टर रजिस्टर समझते हो क्या होता है कि कौन कौन एम्प्लॉय है, कितने कितने दिन आए हैं, उसी से उनकी वेज बनती है। ठीक है, कि आप कितने दिन एब्सेंट हैं, कितने दिन प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से आपकी डेली वेजेस कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो ये सब रजिस्टर के नाम है। देखो रजिस्टर और वेज रजिस्टर, मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, ये पॉइंट समझ आया कि उनकी वेजेस से क्या क्या डिडक्शंस किए जाएंगे वो उस रजिस्टर में लिखेंगे। रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम में बताओ क्या लिखा जाएगा? ओवरटाइम किया है, कितना कितना किया है, ताकि उनसे उनकी वेज कैलकुलेट की जा सके। So these are the various register which are to be maintained. इस पोर्शन के लिए एक तो ये याद कर लेना कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कौन सा रजिस्टर बनाना है और कॉन्ट्रैक्टर को, और ये बताओ ये जो नीचे दिए थे मस्टर रोल, वेज रोल, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बनाना है कि कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर को। कहाँ लिखा था ये? कॉन्ट्रैक्टर शैल। ठीक है, so these are the various registers which are to be maintained by the contractor. So that's it for this contract labor act. उसके बाद नेक्स्ट आउट, ये एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है, आपके में भी थोड़ा बड़ा दिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जरा देखो सबसे बड़ा एक्ट है आपके लेबर लॉ का। हाँ, तो थोड़े टाइम पर अब नहीं चलने वाला है, आ जाइए वापस आ जाइए। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब समझो। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ओके, डिस्प्यूट को हम लीगल टर्म्स में ये कहते हैं जब एम्प्लॉय या किसी ने अपनी कोई कंटेंशन आपके सामने रखी और आपने उसको अग्री नहीं किया, दैट लीड्स टू अ डिस्प्यूट। हमने अपनी मांगी आपके सामने रखी, आपने मान ली, हमने कहा एक दिन में 2 टेस्ट दो, आपने कहा ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं। हमने कहा एक दिन में 2 टेस्ट दो, आपने दंगा कर दिया, ठीक है, डिस्प्यूट। नाउ डिस्प्यूट एक एस्टैब्लिशमेंट में कई तरह से हो सकती है, 3 तरह से हैं जो एक्ट में मेंशन करा है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। वर्कमैन होते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ये पहले तरीके की डिस्प्यूट है जो सबसे कॉमन है। एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकती है, 2 एम्प्लॉयर, और तीसरी
काम बंद होता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट क्या फर्क होता है? मैम स्ट्राइक ऐसे नहीं, स्ट्राइक में हाँ मैम स्ट्राइक में मतलब लड़ाई टाइप में कुछ होती है, नुकसान होता है, और लॉकआउट मतलब शांति से मतलब अपनी बात कहना, मतलब काम ना करके शांति से अपनी बात कहना। हम स्ट्राइक लेबर्स करते हैं और लॉकआउट एम्प्लॉय Yes, ma'am. एब्सोल्युटली स्ट्राइक लेबर्स करते हैं और इसके जवाब पे रिस्पॉन्स टू दिस एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है। मतलब एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक करी तो क्या एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? उनको तालिम बंद करके चला गया, अंदर नहीं बंद किया, वो बाहर है। एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो, आप काम बंद कर रहे हो तो ठीक है, अब हम अच्छा ये टेम्पररी लॉकआउट, टेम्पररी क्लोजर होता है कि परमानेंट क्लोजर? टेम्पररी। क्या एम्प्लॉयर ये कह रहे हैं ठीक है तुम लोग स्ट्राइक कर रहे हो, बिजनेस ही बंद कर दे रहे हो, दूसरा काम रिटेलर लगा लेंगे? परमानेंट बंद थोड़ी ना कर सकता है, टेम्पररी क्लोजर करता है। टेम्पररी क्लोजर का भी कारण समझो क्या है। वेजेस जो मिलती है वर्कर को वो पर डे बेसिस मिलती है। अगर वो काम नहीं कर रही है, 1 महीना फैक्ट्री बंद रही, बताओ वर्कर को ज्यादा नुकसान होता है कि एम्प्लॉयर को? वर्कर को, उनको तो डेली वेजेस चाहिए। एम्प्लॉयर को क्या नुकसान है? कुछ नहीं, फॉरेन ट्रिप पे चला गया 1 महीने, उसको उतना फर्क नहीं पड़ा जितना फर्क किसको पड़ा? सो स्ट्राइक के रिस्पॉन्स में जो किया जाता है वो क्या होता है? लॉकआउट। लेकिन स्ट्राइक करने के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वही सब हम लोग इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, देखिए Objective of the Act. Objective of Industrial Dispute Act is to secure industrial peace. Obviously, किया किस लिए जा रहे हैं? Peace secure करने के लिए and harmony by providing machinery and procedure for investigation and settlement of industrial dispute by negotiation. Again, dispute को सुलझाने का ये पहला तरीका जो यूज करते हैं ना, वो वही यूज करते हैं conciliation. अब थोड़ा सोचो, conciliation यूज करते हैं, arbitration यूज करते हैं, लेकिन अगर इन सबसे भी कोई नहीं बेनिफिट हो पाता है then finally adjudication, that is the court. So and it deals with retrenchment process of employees. अभी retrenchment पढ़ाएंगे आगे क्या है, ये सारे words डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, retrenchment, layoff and rules for strikes and lockout. Meaning of industrial dispute according to section 2A, where an employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman. Any dispute or difference between that workman and his employer connected with arising out of such discharge. क्या हो रहा है यहाँ समझ में आया? एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, और इसकी वजह से डिस्प्यूट हो रही है, ऐसी डिस्प्यूट को हम लोग क्या मानेंगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. Shall be deemed to be an industrial dispute, notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute. एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में एक लेबर को बिना किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के, बिना किसी रीजन के हटा दिया, ठीक है, उसको रिमूव अगर किया गया है तो ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडिविजुअल डिस्प्यूट. तो अगर वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है then it should not be covered under this act. आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? एक एम्प्लॉय को हटाया गया है, अगर एक एम्प्लॉय को हटाया गया है तो वो जो डिस्प्यूट कर रहा है वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? एंड इफ इट इज एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट देन इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट. स्ट्राइक एक बंदा अकेले करता है कि सब मिलकर करते हैं ना? तो ये क्या हो रहा है? अगर एक को हटाया जा रहा है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे. क्यों? यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट ये होता है, इवन इफ एक इंडिविजुअल के साथ गलत हुआ है लेकिन सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बाकी के वर्कर्स को ये लग रहा है भैया आज इनको बिना किसी रीजन के हटाया गया है, बिना किसी रीजन के हटा देंगे. एक्चुअली द लाइन इज इन दीस केसेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट विल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. लाइन समझ में आई क्या हुई? देखो लिखा ये है, ये कह रहे हैं अब वेयर एन एम्प्लॉयर डिस्चार्जेस और अदरवाइज टर्मिनेट सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल. एक को हटाया है, सबको हटा रहा है? एक को हटा रहा है, चाहे उसने डिसमिस किया, रिट्रेंच किया, टर्मिनेट किया किसी एक इंडिविजुअल को, ठीक है. उसी में देखो अगली लाइन लिखा है इट शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लिया जाएगा, नॉटविथस्टैंडिंग नो अदर वर्कमैन और एनी यूनियन ऑफ वर्कमैन इज अ पार्टी टू द डिस्प्यूट. देखा जाए तो दूसरे वर्कर को दूसरे यूनियन किसको बोलते हैं समझ गए? ट्रेड यूनियन, वर्कर की यूनियन, क्या उनको थोड़ा ना हटाया गया, लेकिन फिर भी इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा. आप देखिए फैक्ट्रीज में कई बार ऐसा होता है, किसी एक वर्कर को हटाया गया, सबने स्ट्राइक कर दी, किसी एक वर्कर की चोट लगी
ट्रस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट लाइन में देखो लिखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड एज अ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर, पहले तो कोशिश ये की जाती है डिस्प्यूट हो ही ना, और अगर हो तो उसको प्योरली क्योर किया जाए। स्कोप, Industrial Dispute Act came into force on the first day of April 1947. Its aim is to protect the workmen against victimization by employer. बताओ ये लाइन समझ में आ गई? Victimization by employer मतलब employer worker को victim ना बनाए, उनके against कुछ ना करे, और इसके लिए worker के पास भी कोई ना कोई rights होने चाहिए. And to ensure social justice to both employers and employees. The unique objective of the act is to promote collective bargaining. Collective bargaining समझ गए? जैसे strike is an example of collective bargaining. मतलब क्या होगा इसका? Exactly. एक अकेला पर्सन थोड़ी ना बोल रहा है। क्या एक अकेले पर्सन के बोलने से उसकी मांगे मान ली जाएगी? No. ये strikes and trade union जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है collective bargaining. And to maintain a peaceful atmosphere in the industry by avoiding illegal strike and lockout. Illegal strike and lockout से आपको ये समझ में आया कि स्ट्राइक भी लीगल और इलीगल हो सकती है। हमने आपको बताया इस एक्ट के अंदर स्ट्राइक करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आपकी स्ट्राइक क्या होगी? इलीगल। वैसे आपको पता है 4 वर्ड्स होते हैं, हमको बताओ डिफरेंस क्या है? लीगल स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक, जस्टिफाइड स्ट्राइक, अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। अच्छा अगर मैं आपसे कहें ऑल द लीगल स्ट्राइक्स आर जस्टिफाइड, फर्क क्या है? लीगल और जस्टिफाइड में फर्क बताओ क्या है? जस्टिफाइड सही कैसे? हाँ बताइए। हाँ बेटा, मैम लीगल अकॉर्डिंग टू लॉ और जस्टिफाइड का मतलब कि वो जो अपनी डिमांड रख रहे हैं। एब्सोल्युटली। जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइड डिपेंड्स अपॉन आपने क्या मांग रखी है। लीगल इलीगल डिपेंड्स अपॉन आपने लॉ के प्रोविजंस को फॉलो किया है कि नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री थी, वहां पर हीटिंग का काम होता था, मे बी स्टील हीटिंग या किसी चीज की हीटिंग का काम होता था। तो वहां के वर्कर्स ने कहा कि भैया हीटिंग टेम्परेचर बहुत होता है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, तो आप हमारे यहाँ एसी लगवाइए ताकि टेम्परेचर से हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना हो। ये डिमांड उनकी जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड? इनके बगल में भी एक फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा बगल वाली फैक्ट्री में एसी लगा, हमारे यहाँ भी लगवाइए। इन्होंने भी स्ट्राइक कर दी, एसी लगवाओ एसी लगवाओ। मालिक ने कहा नहीं एसी नहीं लगवाएंगे, पता है क्यों? कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे हैं। Justified and justified. Difference समझ आया? Reason. The way of striking. जैसे एक छोटा सा example. Strike should be done in a violent way or non-violent way. अगर आपने violence का use कर लिया या strike करने के पहले भी notice दी जाती है, ऐसे नहीं कि आज मन हुआ strike करने के पहले notice दी जाती है कि इतने दिन पहले, especially in public utility services. Public utility service समझते हो? जो public services होती है, उसमें आपको एक notice देनी पड़ती है। बिना नोटिस दिए, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हुए वायलेंट तरीके से अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो, भले ही आपकी मांगे जस्टिफाइड हैं, स्टिल दैट स्ट्राइक विल बी कंसीडर्ड एज इलीगल। तो ये 4 शब्द हुए, लीगल, इलीगल, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड। ये सब अभी पढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आओ जरा, कुछ डेफिनेशंस बता रहे हैं। इंडस्ट्री has attained wider meaning than defined except for domestic employment, covers from barber shops to big steel company. क्या इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाता है? बार्बर शॉप्स, बिग स्टील कंपनी, सब कुछ। लेकिन क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं आया? डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दैट? हाँ, जो घर पे मेड काम करते हैं या सर्वेंट्स काम करते हैं, they are not considered as industry. ओके, ये कुछ अथॉरिटीज हैं। वर्क्स कमिटी, जॉइंट कमिटी होती है विद इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई, रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिस्कशन ऑफ सर्टेन कॉमन प्रॉब्लम। Conciliation, I hope you understand this. Okay, it is an attempt by a third party in helping to settle the disputes. Adjudication. Settle the dispute है, फिर adjudication है, जो adjudication के पॉइंट है लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, to hear and decide the dispute. मतलब conciliation अलग चीज है, adjudication अलग चीज है। In fact, conciliation के बाद होगा adjudication if conciliation was not successful. Industrial disputes जरा देखो, it means a dispute or difference between किसके बीच में, जरा देखो, employer employer, employer workman और तीसरा workman workman. Settlement कब होता था? Arbitration में कि conciliation में?
employer and a workman arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding. Wages की definition मार्क कर लो. Wages में क्या क्या होगा? All remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled by a workman, payable to a workman in respect of his employment and includes. आपको डेफिनेशन समझ आई? कह रहे हैं any remuneration which is expressed in terms of money and includes. देखो वेज में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या इंक्लूड हो रहा है? डियरनेस अलाउंस. ठीक है. सेकंड देखो क्या इंक्लूड हो रहा है? वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस एक्सेट्रा. थर्ड क्या इंक्लूड हो रहा है? ट्रैवलिंग कंसेशन. और फोर्थ इंक्लूड हो रहा है बोनस. नहीं वो क्या था? और क्या? फोर्थ बोनस इंक्लूड हुआ, फिफ्थ कंट्रीब्यूशन पेड एंड सिक्स्थ ग्रेचुटी. क्या हुआ बीच में? ट्रैवलिंग कंसेशन के आगे लिखा है बट द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड. यानी कुल मिला के डियरनेस अलाउंस, हाउस अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग कंसेशन को इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी. इनको एक्सक्लूड करेंगे. किससे? डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे थे? एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया. कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पहले कौन सा एक्ट पढ़ा था? वो तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देखिए कौन कौन सी होंगी. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में रेलवे सर्विस आएगी. सर्विस इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ मेजर पोर्ट और डॉक. पोर्ट सर्विसेज और डॉक सर्विसेज. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शिप्स आती हैं. ओके. देन एनी सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ व्हिच safety of establishment of the workmen therein depends. Postal services, telegraph services, light, water, public conservation, sanitation. I hope समझ गए. ये सारी वो सर्विसेज हैं जो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इफेक्ट करती हैं. तो बताओ इनके स्ट्राइक के रूल्स में ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी या नॉर्मल इंडस्ट्रीज में? क्योंकि अगर ये स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है, देन इन दैट केस जनरल पब्लिक इफेक्ट होती है. इसलिए इनके लिए स्ट्राइक के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट है. नेक्स्ट आइए डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटीज. इंपॉर्टेंट ना करो. अब ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने की अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? देखो वर्क कमिटी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, कॉन्सिलिएशन बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. इसके अलावा जो नीचे दिए ना लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये तीनों एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज हैं. बताओ कैसे? क्योंकि ये तीनों क्या है? कोर्ट्स हैं. बाकी सेटलमेंट अथॉरिटीज हैं. ठीक है. और यही नीचे डिफाइन भी करी हुई है. देखो दिख रहा है कहीं वर्क कमेटी सेक्शन 3 दिखा. ठीक है. तो वहां हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पहले उसके ऊपर एक टॉपिक रह गया डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. बताओ समझ आएगी? लाइन पढ़ो, बताओ समझ आया? डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. कब समझाया हमने आपको? अभी पढ़ा ना? पक्का? ओके फाइन. उसके बाद 2A सेक्शन जो लिखा है वो देखिए. वर्कमैन हैविंग द डिस्प्यूट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. अगर डिस्प्यूट है तो वो सबसे पहले किसको रेफर करेंगे? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर टू सेटल द डिस्प्यूट. After expiry of 3 months of time of conciliation officer fails to settle the dispute. यानी 3 महीने हो गए और conciliation officer हमारे dispute को settle नहीं कर पाया. फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? Adjudication. Workman can make a direct application to the labor court or tribunal for adjudication. ये तो हम लोग को बेसिक भी पता है कि पहले हम कॉन्सिलिएशन ट्राई करेंगे. अगर कॉन्सिलिएशन नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास. और ये कॉन्सिलिएशन जो आर्बिट्रेशन होते थे ना, इसीलिए इनको डैश कहते थे. हाँ वो लास्ट टॉपिक ऐसे ही याद आता है एग्जाम में कि तो चैप्टर लास्ट टॉपिक सब लोग मिलके एक फॉर्म भरना एग्जामिनेशन. पक्का
बाज के सब एक पेपर भरना, आराम से पूरे नंबर आएंगे। ADR फिर आया आंसर। ADR क्या होता है? आप सबसे पहले कहाँ पहुंचे पता है? चैप्टर क्लास में दिया है, एग्जाम में ऐसे ही याद आता है, एकदम लास्ट में टॉपिक दिया है। चलो एनीवेज, हाँ अब हम लोग बात करेंगे वर्क्स कमेटी की। जरा एक और चीज बीच में थी, 2 लाइनें, जरा वो भी पढ़ो। 2A3 वो क्या है? क्या क्या कह रही है आपने? किस चीज का समय है? 3 साल का। Can a workman should make an application to the Labour Court Tribunal Education before expiry of 3 years from the date of discharge or dismissal. Okay, अब देखिए वर्क्स कमेटी, ये पहली डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है वर्क्स कमेटी। In case of an industrial establishment, mark important, in which 100 or more workmen are employed, the appropriate government may require the employer to constitute a works committee. यानी वो एस्टैब्लिशमेंट जहाँ 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं, वहां पर एक वर्क्स कमेटी बनाई जाएगी। और उस वर्क कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे बताओ? एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव। पढ़िए, वैसे पीछे एक जगह पे और पढ़ा, it consists of equal number of representatives of employer and workmen engaged in the establishment. यानी वर्क कमेटी में मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉई के भी। बताओ कहाँ पढ़ा था? डेफिनेशंस में पढ़ा था आपने वर्क्स कमेटी, देखो था। ठीक है, equal number of representatives of employer and employee. Now the representatives of workmen shall be chosen from amongst the workmen engaged in establishment and in consultation with the registered trade union. Second authority जो कौन सी है? Conciliation officer. The appropriate government is empowered to appoint any number of person as it thinks fit to be conciliation officer. The conciliation officer having duty of mediating and act as a mediator in between the parties to resolve the dispute. ये लाइन आ रही समझ में? अच्छा आपने डिफरेंस भेज दिया था, इससे मुझे याद आया। डिलीट तो नहीं कर दिया? अच्छा समझ आ गया था? कोई पॉइंट उसमें ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। हमने आपको कॉन्सिलिएशन मीडिएशन का डिफरेंस भेज दिया था ग्रुप पर, ठीक है? उसको नोट कर लेना। कोई पॉइंट ना आया हो तो वो पूछ लीजिएगा। ओके चलिए, in case of public utility services matters like strike and lockout, the conciliation officer can initiate the conciliation proceeding and tries to settle the dispute in between the parties. Duties of conciliation officer, पढ़िए जरा अपने आप, मार्क करो इम्पोर्टेंट। Any doubt? Fourth. Duty to send the report. To government or this superior. अच्छा second line. Duty to send the report of settlement of dispute and memorandum of settlement signed by the parties to the dispute to the government or his superior. Government or his superior मतलब जिस भी अगर public utility services में होता है तो department, government मतलब department head है जो। Last point. Duty to send the report to the government or his superior within 14 days from the commencement of the proceeding or within such shorter period as may be fixed by the appropriate government. किस मतलब कहाँ से 14 days की बात बोल रहे हैं? Duty to send the report to the government or his superior within 14 days from commencement of proceeding. Which proceeding? Conciliation proceeding. तो जब से conciliation proceeding शुरू होगी उसके कितने दिन के अंदर? 14 days के अंदर रिपोर्ट सेंड करेंगे। ओके? कितनी अथॉरिटीज पढ़ी हम लोगों ने? 2। पहली कौन सी थी? वर्क्स कमेटी और दूसरी कौन सी है? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। थर्ड कौन सा है? कॉन्सिलिएशन बोर्ड। आप देख रहे हैं ये वाले जो टॉपिक्स हैं कुछ खास
सोचिए अभी हम आपकी मजबूरी है इसे झेलना, क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पर, हम बड़बड़ा रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सुनने के अलावा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, इन चीजों को घर पे पढ़ने का आपका मन नहीं करता है, और अगर मान लो मन करता भी है ना तो ये याद नहीं रहते, एंड दिस मेक्स सेटिंग अप अ डिफिकल्ट पेपर, दैट इज द ओनली रीजन। और यही डिफरेंस है ज्यूरिस में और सेटिंग में। ज्यूरिस कंसेप्चुअल है, और एक बार अगर आपको समझ आ गया है ना देन इट इज वेरी इजी कि आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसमें ऐसा होता है। बट इसमें क्या है, अगर आपको समझ आ भी जाता है तो कुछ खास फायदा नहीं होता है until unless you learn it। yes, ये चैप्टर हो गया। ये पार्ट बी तो स्पेशली बहुत गंदा है, पूरा पार्ट बी बेकार है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को अपना फोकस। आप देखो ना पार्ट बी में चैप्टर कौन कौन से, एक वो 13 बेस्ट चैप्टर जो है आपका, ठीक है, एक ये 17, ये 13 और 17 चैप्टर ऐसे हैं कि आप जितनी बार भी इनको पढ़ोगे ना आप भूलोगे। आपको लग रहा है लेवल हो गया, पता है हमारी तरफ से हुआ है, आपका कुछ नहीं हुआ लेवल फिलहाल, पता है हम दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अभी मौका है आपके पास, बीकॉम के लिए पढ़ रहे हो तो चलो, फिर भी उसमें अगर आपने एक दो चैप्टर से पलट के देखियो तो उसमें ज्यादा दिया होगा, इसमें कम होगा, तभी मैंने बोला कि उससे कर लो तो फिर भी शायद थोड़ा कवर हो जाए। इसीलिए पार्ट बी जो होगा ना वो पार्ट बी थोड़ा कम अच्छा हो शायद आपका, अभी से हम आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इसीलिए। तो इस पार्ट बी कम अच्छा होने का मतलब ये है कि आपको पार्ट ए और पार्ट सी में बहुत अच्छा फोकस करना है। सी में तो फिलहाल आपने मास्टरी कर रखी होगी अभी तक, लेकिन ये भी मत भूलो सी पार्ट है कितने नंबर का, 25, बाकी लोग का भी पेपर जैसे कितने मार्क्स का है, तो 25 में से 40 ले आओगे, 25 में 25 नहीं ला पाओगे, 40 छोड़िए। Are you understanding? You have to think the strategy also in mind. पार्ट बी में नंबर स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 13 वाला चैप्टर पूरा याद करने वाला है, 17 चैप्टर पूरा जो 11 रो ये पूरा याद करने वाला है। इसके अलावा भी एक और चैप्टर आपका है वो डिफरेंट लॉज करके है, शायद इसके बाद या इसके पहले वाला चैप्टर है, माइंड साइंस वाला चीज है उसमें, वो भी सेम चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है लेकिन याद बहुत कम रहता है, समझ आया? ठीक है, और हमारे जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं, आपको एक बात और बताएं, जो चैप्टर्स हमारे होते हैं ना रिलीफ आप होते चले जाते हैं, जैसे हाँ हमारे चैप्टर होता है चलो एक बार, अरे हमें खुश होना चाहिए, आप तो खुश होते हो उस बात से, आपका तो पढ़ गया। जब आप फर्स्ट डे आते हो ना तो हमारा 100% होती है बैटरी और आपकी 0 होती है, तो आप आराम से खुशी खुशी लेते रहते हो। इस टाइम अपनी हालत देखो, हमारा तो फिनिश हो रहा, हम तो खुश हैं, आप समझ रहे हो डिफरेंस? तो हमारे चैप्टर खत्म होने से आपकी खुशी का कारण नहीं है until unless आपका प्रिपेयर हो जाए। हमारा पढ़ाना एक अलग बात है, आपका उसको पढ़ के रिवाइज करना वो इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है चलो इनका एक और चैप्टर, कितनी चिंता है आपको भाई, अपने हिसाब से सोचिए आपका क्या बचा है, कितना होना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बी वाले पोर्शन पे देख लीजिएगा, पहले सी रिवाइज करना, फिर ए करना स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये बी वाला उठाना। बी में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसका पहले वाला था, वो पहले कर लेना, वो कॉन्सेप्चुअल है, कंपैरेटिवली क्वेश्चन 100% आता है उससे, इससे भी 100% ही आता है वैसे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, किस लेवल से आ जाएगा, 100% आएगा तो, लेकिन किससे आ जाएगा? फैक्ट्रीज एक्ट इजी होता है, फैक्ट्रीज एक्ट आ चुका है कितनी बार, तो अब पता नहीं किससे उठा के दे देंगे क्वेश्चन। तो यू हैव टू प्लान योर पेपर लाइक दिस वे, पार्ट सी पहले अच्छे से कर लेना, फिर पार्ट ए बहुत अच्छे से कर लेना, जब उतना हो जाए फिर इसको रिवीजन के लिए उठाना, और कोशिश करना ये 13 चैप्टर 17 चैप्टर एकदम लास्ट में रिवाइज करना, ताकि ये लास्ट का ना आपको याद रहे। समझ आया कैसे करना है रिवाइज इसको? चलो अभी बर्दाश्त करो। कॉन्सिलिएशन कोर्ट थर्ड अथॉरिटी है। थर्ड अथॉरिटी मतलब कौन कौन सी अथॉरिटीज? हम लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटीज पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी अथॉरिटी थी? वर्क्स कमेटी, दूसरी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, और तीसरी कॉन्सिलिएशन कोर्ट। As occasion arises, appropriate government is also authorized to constitute a board of conciliation for promoting the settlement of industrial dispute. It consists of, mark करिए, conciliation board की composition, chairman होगा, who shall be an independent person, and 2 or 4 other members. The members appointed shall be in equal number to represent the parties to the dispute. इनकी भी देखो आपको ड्यूटीज दिख रही होंगी, माफ करिए, इंपॉर्टेंट इसको भी और इसको भी पढ़िए। ऊपर जो ड्यूटीज पढ़ी थी वो किसकी थी? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। ये किसकी है? कॉन्सिलिएशन बोर्ड। पढ़िए, रीड करिए।
वैसे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर में और कॉन्सिलिएशन बोर्ड में ज्यादा बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? कॉन्सिलिएशन बोर्ड, ठीक है, उसमें एक पैनल है। ओके, नेक्स्ट अथॉरिटी देखो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। नाम से बताओ ये क्या कर रही हो? इंक्वायरी। वेरी गुड। किस चीज की? एग्जैक्टली। जब भी डिस्प्यूट होगी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये इंक्वायरी करेगा व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट क्यों। As occasion arises, government can initiate a court of inquiry. This court of inquiry was to find out matters connected with or relevant to an industrial dispute. Where a court consists of 2 or more members, one of them shall be appointed by the chair. A court of inquiry looks into only matters which are referred to it by the government and submits its report to the government. यानी जब कभी डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाएगा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से कहेगा कि आप इंक्वायरी करके हमको ये बताइए व्हाट इज द रीजन फॉर द डिस्प्यूट, और इसलिए वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगा किसको? गवर्नमेंट को। इतनी अथॉरिटीज पढ़ी हम लोगों ने अभी तक। जो अथॉरिटीज हमने पढ़ी ये एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज थी कि सेटलमेंट अथॉरिटीज? सबसे पहले कौन था? लॉर्ड्स कमेटी, फिर कॉन्सिलिएशन बोर्ड और फिर इंक्वायरी। इसके बाद अगर आप देखो तो एडजुडिकेशन शुरू हो रहा है। एडजुडिकेशन का मतलब ये हो गया, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? कोर्ट की। 3 कोर्ट होते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 आपको लेबर कोर्ट दिख रहा होगा, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दिख रहा होगा, तीसरा थोड़ा दूर लिखा है नेशनल ट्रिब्यूनल। ये 3 होती हैं एडजुडिकेटरी अथॉरिटी।